Assalamu alaikum class 6. How are you all? I hope you all will be fine. Today we are going to start our chapter number 3rd and our topic is a polar explorer. Polar दो तरह के होते हैं, हमें पता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक्सप्लोरर कहते हैं मोहिमजो को, मतलब कि जो दुनिया में घूम कर कोई चीज़ नई चीज़ को दरियाफ्त करते हैं वो मोहिमजो होते हैं एक्सप्लोरर। यहाँ पे हम एक पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी अचीवमेंट्स देखेंगे कि उसने घूम फिर के क्या एक्सप्लोर किया, किस चीज़ को दरियाफ्त किया, वो क्या करना चाहता था। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। रोल्ड एमंडसन वाज बोर्न इन नॉर्वे इन 1872। जी हाँ, ये एक स्टोरी है, अचीवमेंट्स है, मतलब जो इसके बारे में जिसकी हमें स्टोरी बताई गई है वो है एमंडसन। इनके बारे में हमने पढ़ना है। कहा है कि एमंडसन जो है वो 1872 में नॉर्वे में पैदा हुए। नॉर्वे जो है वो यूरोप का एक मुल्क है जो कि बहुत सर्द होता है। एज अ चाइल्ड ही रीड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर। वो जब बचपन में ये जो थे वो बहुत मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर जो थे, जो मुहिम जो थे, जिन्होंने कुछ ना कुछ एक्सप्लोर किया था, उनके बारे में पढ़ते रहते थे। ही ज्वाइन एज मैनी स्पोर्ट्स टीम। उन्होंने बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम्स को ज्वाइन किया हुआ था। एज ही कुड एंड स्लैप्ड, जितनी के वो कर सकते थे। एंड स्लैप्ड विद हीज़ विंडो वाइड ओपन डिस्पाइट हीज़ फ्रीजिंग कोल्ड Norwegian winters, so that he would be fit, strong and ready if he got the chance to be an explorer. अब वो क्या करते थे कि वो रात को सर्दियों में, हालांकि आपको नॉर्वेजियन विंटर्स जो हैं वो बहुत ठंड होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा सर्द, वो इतनी सर्दी में होने के बावजूद जो रात को खिड़की खोल के सोते होते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो अपने आप को फिट रखना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे और अपने आप को रेडी तैयार करना चाहते थे कि अगर उनको चांस मिला कुछ भी एक्सप्लोर करने का तो वो वहाँ पे जा सकें। ठीक है, अब जो एक्सप्लोरर होते हैं, अब वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे, बेशक वो सर्द हो या गर्म हो, तो उनको अपने उस मौसम के लिहाज से अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना होगा। एमंडसन फैमिली वर्क इन द शिपिंग इंडस्ट्री। एमंडसन की जो फैमिली है वो शिपिंग इंडस्ट्री, मतलब जहाज़ वगैरह, समंदर का जो समंदरी ज़रिए के ज़रिए जो होती है उस पर वो काम करती थी उसकी फैमिली। बट हिज मदर वांटेड हिम टू अवॉइड द डेंजर्स ऑफ लाइफ एट सी। लेकिन उसकी मम्मा जो थी, उसकी माँ जो थी, वो चाहती थी कि वो समंदर की जो लाइफ है उसके ख़तरात से वो बच जाए, उसको वहाँ से वो बचाना चाहती थी। सो शी इनकरेज हिम टू बी डॉक्टर, इसलिए वो उसको डॉक्टर बनाना चाहती थी। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है कि वो उसको क्या बनवाना चाहती थी, मदर उसकी जो है उसको डॉक्टर बनाना चाहती थी। ही ओबेड हिज मदर विशेस। उसने अपनी मम्मा की जो विशेस हैं उसको उसने पूरा भी किया। वाइल कंटिन्यू टू रीडिंग अबाउट एक्सप्लोरर, लेकिन वो जो था वो एक्सप्लोरर के बारे में भी पढ़ता रहा। व्हेन ही वॉज 21 ईयर ओल्ड, जब वो 21 साल का हो गया, 21 ईयर्स ओल्ड का, हिज मदर डाइड, उसकी जो मदर थी वो क्या हो गई, फोत हो गई। एमंडसन लेफ्ट यूनिवर्सिटी एंड बिगेन हिज लाइफ एन एन एक्सप्लोरर। तो एमंडसन ने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दी और उन्होंने एक्सप्लोरर की जो लाइफ थी वो शुरू कर दी। ठीक है, उसने अपनी मदर की विश को पूरा किया, लेकिन कब तक? जब तक उसकी मदर डाइड नहीं होगी, मतलब कि उनकी डेथ नहीं हो गई। सम ऑफ एमंडसन अचीवमेंट। अब हम एमंडसन की अचीवमेंट्स पढ़ते हैं कि उसने क्या क्या अचीव किया। ही वाज द फर्स्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इन द आर्टिक ओशन। वो पहला शख्स था जो कि गुजरा नॉर्थवर्ड पैसेज से आर्टिक ओशन तक। He was in the first expeditions to reach the South Pole on 14 December 1911. वो 14 दिसंबर 1911 में पहला मुहिम जो था जो कि साउथ पोल पहुंच गया। ठीक है, in 1926 he led a successful expedition to the North Pole. नॉर्थ पोल में वो कब पहुंचा? 1926 में। ये आपने अपनी डेट्स जो है ये अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, He is recognized as the first person to have reached both poles. वो पहला जाना पहचाना शख्स बन गया जो कि दोनों पोल्स में पहुंचा था। ठीक है, उसने साउथ पोल को भी एक्सप्लोर किया और नॉर्थ पोल को भी एक्सप्लोर किया।
अब वो बता रहे हैं इन अर्ली एक्सपीडिशन एमंडसन वाज पार्ट ऑफ द क्रू। अपनी जो उन्होंने जब वो एक्सप्लोरर की लाइफ उन्होंने स्टार्ट की तो अपनी जो एक्सपीडिशंस की जो लाइफ थी उसमें उसने सबसे पहले क्या किया, वो जो थे वो क्रू का हिस्सा बन गए। क्रू कौन होते हैं, जो जहाज़ चलाने में मदद करते हैं, मलाह जिसको कहते हैं, उनका सबसे पहले वो हिस्सा बना। ही वॉच्ड, लिसन एंड लर्न सम यूज़फुल स्किल। उसने वहाँ पे देखा, सुना और कुछ यूज़फुल स्किल, मुफीद महारतें सीखी उसने जो उसके एक्सप्लोरर के लिए काम आ सकें। वंस ऑन अ शिप ट्रैप्ड इन आइस, एक मरतबा वो जब वो सीख रहा था तो उसके दौरान में शिप जो है उनका वो आइस में फंस गया, बर्फ़ में, ठीक है। ही ऑब्जर्व हाउ द डॉक्टर्स हंटिंग स्किल्स प्रोवाइड द क्रू विद फ्रेश मीट एंड केप्ट देम फ्री फ्रॉम स्कर्वी। उसने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि कैसे जो है वो डॉक्टर जो थे वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो उन्होंने हंटिंग स्किल मतलब शिकार करने की स्किल्स की और अपने क्रू को फ्रेश मीट दिया, ठीक है, और उनको जो है वो फ्री रखा एक स्कर्वी एक डिज़ीज़ है उससे। अब वो कौन सी डिज़ीज़ है? स्कर्वी इज़ अ डिज़ीज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन सी। इट कैन लीड टू इलनेस, लॉस ऑफ टीथ एंड डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से हो जाती है और इसमें क्या हो जाता है, आपको जो बीमारी हो जाती है और आपके दांत टूट जाते हैं और आपकी डेथ हो जाती है, ब्लीडिंग मतलब खून निकलने की वजह से। नेक्स्ट पेज नंबर 28। ये देखें आपको पिक्चर नज़र आ रही है। पिक्चर में वो अपने जो लोग हैं, अपने जो साथी हैं उनके साथ नज़र आ रहे हैं आपको। When he was 28 years old, जब वो 28 साल के हो गए, एमंडसन बिकम द लीडर ऑफ एक्सपीडिशन विथ हिज ओन शिप युआ। जब वो 28 साल के हो गए तो वो अपने जो एक्सपीडिशन है, अपने मुहिम जो हैं उनके लीडर बन गए और उन्होंने अपना जहाज़ बनाया युआ। दिस शिप इज़ स्टिल ऑन डिस्प्ले ऑन द फ्रैम म्यूज़ियम इन ओसोलो। ये जो शिप है वो कह रहे हैं कि अभी भी डिस्प्ले है फ्राम म्यूज़ियम में ओसोलो में। ओसोलो कैपिटल ऑफ नॉर्वे है, ठीक है, दारुल हुकूमत है नॉर्वे का, वहाँ पे अभी भी ये जहाज़ है। फ्रॉम 1903 to 1906 एमंडसन टूक अ क्रू ऑफ 6 men on युआ ऑन एन एक्सपीडिशन टू फाइंड अ रूट थ्रू द नॉर्थवर्ड पैसेज। 1903 से 1906 तक एमंडसन ने 6 लोगों का जो अमला था वो लिया अपने साथ युवा शिप में और फिर उन्होंने एक नॉर्थवर्ड पैसेज के रास्ते की एक्सपीडिशन स्टार्ट कर दी, मुहिम स्टार्ट कर दी, खोज स्टार्ट कर दी, ठीक है। द नॉर्थवर्ड पैसेज इज़ द नेम ऑफ द सी रूट। नॉर्थवर्ड पैसेज जो है वो एक रास्ते का नाम था, समंदरी रास्ते का नाम था। थ्रू द आर्टिक ओशन फ्रॉम द अटलांटिक टू द पैसिफिक, जो कि किस तरफ जाता था, आर्टिक ओशन में, फिर वहाँ से अटलांटिक जाएगा, फिर वहाँ से पैसिफिक जाएगा, ठीक है। ड्यू टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर द एरिया इज़ फ्रोजन ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्द टेम्परेचर था क्योंकि हम उस इलाके के बारे में पढ़ें जो बहुत ठंडे होते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता था। तो वो जो इलाके थे वो बाज़ औक़ात वो क्या कहते हैं, फ्रोज़न, जम जाते होते थे आइस की वजह से। फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर द आइस अराउंड द लैंड इन द नॉर्थ ऑफ कैनेडा कैन ब्रेक अप इनफ टू अलाउ वेसल्स थ्रू। अब बहुत कम अरसे के लिए हर साल के जो वो आइस होती थी उस लैंड की, वो नॉर्थ ऑफ कनाडा में क्या कहती थी, टूट जाती थी। जब वो टूटती थी तो वो वेसल्स कहते हैं जहाज़ों को, तो वो जहाज़ जो बहरी जहाज़ होते हैं पानी समंदर के, उनको इजाज़त देती थी कि वो उसमें से गुजर जाएं, वरना ज़्यादातर वो जो थी वो बर्फ़ जमी रहती थी वहाँ पे, तो वहाँ पे जहाज़ नहीं चल सकते थे। युआ was small enough to pass through these waters and over the shallow areas that would have wrecked bigger ships. युआ जो था वो स्मॉल थे, मतलब छोटा सा उसका जहाज़ था, तो वो इन पानी से गुज़र सकता था और वो ओवर द शैलो एरियाज़ और उन एरियाज़ से भी गुज़र सकता था जहाँ पे जो बड़े जहाज़ हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने गहरे नहीं होते, तो फिर क्या होता था कि वो जो उनके बड़े बड़े जहाज़ थे वो ज़मीन की जो नीचे बॉटम है उसको टच करते थे, तो वो वहाँ से तबाह हो जाते थे। युआ जो था ये बहुत छोटा था और ये आसानी से कम पानी वाली जगह से भी जा सकता था। ड्यूरिंग द विंटर के दौरान
When the ship was frozen into ice, the crew watched the Inuit. विंटर में जब वहाँ पे जो उनका शिप था वो आइस की वजह से वहाँ पे फ्रोज़न मतलब वहाँ से जम गया, मतलब बर्फ़ जमी हुई थी तो वहाँ पे वो रुक गया। तो फिर वो उनके अमले में वहाँ पे इन्यूट लोग देखे हु लिव्ड देयर, जो वहाँ रहते थे, एंड पिक्ड अप इम्पोर्टेंट आर्टिक सर्वाइवल स्किल्स, और उन्होंने वहाँ से बहुत सारी सर्वाइवल मतलब के बचने वाली जो उनको सर्वाइव कर सकें उन वहाँ से उन्होंने वो स्किल्स सीखी, सच एज़ यूजिंग डॉग टू ट्रैवल बाय स्लेजेस। एंड कौन सी एक उन्होंने बताइए कि डॉग्स जो कि स्लेजेस बर्फ़ गाड़ी से गुजरते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो वहाँ पे वो एक ऐसी गाड़ी बनाते हैं जिनको कुत्ते जो है वो खींचते होते हैं, ठीक है। उन्होंने वहाँ से वो ये स्किल सीखी। दीज वर यूज़फुल टू लैटर एक्सपीडिशंस टू द नॉर्थ पोल, ये उनके बाद में नॉर्थ पोल की एक्सपीडिशन में काम भी आई। अमंडसन आल्सो स्टॉक्ड अप ऑन फर्स टू वियर विद which were much warmer than the woolen clothes he had। उसने ये भी सीखा कि अपने आप को गर्म करने के लिए वुलन क्लॉथ से भी ज़्यादा क्या पहनते थे, फ़र, जो इंसान की जानवरों की खाल से बनती है फ़र, वो पहनते थे, ताकि उन्होंने वहाँ सीखा कि वो इंसान को ज़्यादा गर्म रखेगी बजाय वुलन क्लॉथ्स के। गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वाज अ चैलेंज, अब नॉर्थ पोल को जो एक्सप्लोर करना था वो बहुत चैलेंज था उनके लिए। फर्स्ट अमंडसन ट्राई टू गो बाय शिप, पहले उसने शिप के ज़रिए जाने का फ़ैसला किया, बट इट गॉट स्ट्रक्स द आइस, लेकिन वो आइस में वो था, आइस की वजह से वहाँ पे स्ट्रक हो गया, रुक गया। ही हैड टू थिंक टू अनदर वे टू अचीव हिज गोल, फिर उसने दूसरा तरीका सोचा अपने गोल को अचीव करने का, एंड डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय प्लेन, और उसने प्लेन के ज़रिए जाने का फ़ैसला किया। द फर्स्ट अटैम्प्ट इन 1925 में उसने अपनी पहली कोशिश की, वाज डेंजरस, जो कि बहुत ख़तरनाक थी, एंड अनसक्सेसफुल, और कामयाब भी नहीं हुआ। फाइनली इन 1926, ये आपने लर्न करना है, 1926 में अमंडसन मेड इट टू द नॉर्थ पोल, वो उसने नॉर्थ पोल को एक्सप्लोर कर लिया। 3 other people claimed separately to have got to the North Pole before Amundsen, but all of these have been disputed। कहते हैं कि 3 दूसरे और लोग भी थे जिन्होंने दावा किया कि वो नॉर्थ पोल में गए हैं अमंडसन से पहले, लेकिन इनकी जो ये दावा था ये शक में है, मतलब कंफर्म नहीं है किसी को भी कि गए कि नहीं गए। अमंडसन का बिल्कुल कंफर्म्ड है, लेकिन जो पहले 3 लोगों ने दावा किया था वो अभी कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट पेज है हमारे पास 29। Amundsen's skill and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both poles। अमंडसन की जो स्किल सलाहियतें थी एंड परसेवरेंस और मतलब मुश्किल मजाजी से लगे रहना, अपनी बात पे कायम रहना, इन दोनों वजह से वो इस काबिल पहला शख्स बनने का काबिल हुआ था जो ये दावा कर सके कि उसने दोनों पोल को जो था वो एक्सप्लोर किया था। He said that his success came from proper preparation and having the appropriate equipment। उसने कहा कि उसकी जो कामयाबी है वो प्रॉपर प्रिपरेशन, मुकम्मल तैयारी के साथ, प्लान के साथ और मुकम्मल साजो सामान के साथ ही मुमकिन हुई है, ठीक है। He said, उसने कहा, victory awaits him who has everything in order। everything in order मीनिंग कि जो अच्छे तरीके से प्लान करता हो, जिसके पास तमाम चीज़ें जो हैं वो तरतीब के साथ हों, जिसको पता हो कि हमने अगला स्टेप क्या लेना है, ठीक है। जो कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं उनकी कामयाबी जो है वो उनका इंतज़ार करती है, मतलब कामयाबी उन्हीं के ही कदम चूमती है। Amundsen wrote about his experience in his autobiography My Life as an Explorer। Amundsen ने अपनी एक्सपीरियंस के बारे में, अपने तजर्बात के बारे में अपनी ऑटोग्राफी My Life as an Explorer में राइट किया है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऐसी किताब जो कि इंसान अपनी लाइफ के बारे में राइट करता है, ठीक है। अपने बारे में जब वो राइट करता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। इनकी ये बुक मौजूद भी है, तो अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी देखना चाहें तो इसकी डॉक्यूमेंट्री भी इसमें है, आप वहाँ से देखें, इसको इनके बारे में सर्च करें तो आपको इसकी फुल लाइफ की डॉक्यूमेंट्री भी मिल जाएगी, आप वो लाजमी देखिएगा। चलें वहाँ से इनकी एक बुक, जो इनकी बुक है उसमें से उन्होंने कुछ ये एक पेज उन्होंने वहाँ से लिया है और उन्होंने यहाँ पे राइट किया है, पढ़ते हैं इसको। One day 2 of the boys and I were standing on the deck when one of them exclaimed।
वन डे, एक दिन, दो लड़के, दो आदमी और एक मैं, तो टोटल कितने आदमी हो गए? 3। कहते कि हम लोग जो थे वो डेक कहते हैं जहाज़ का अर्शा, ये तख्ता, वहाँ पे खड़े थे कि एक ने उसमें से एक्सप्लेन बोला देयर इज़ अ कैरिबो। कैरिबो कहते हैं बारहसिंगा, ठीक है। वो कहते हैं कि वो बारहसिंगा है। ही पॉइंटेड टू अ स्मॉल ब्लैक ऑब्जेक्ट जस्ट ऑन द स्काईलाइन ऑफ वन ऑफ द इनसर्कलिंग हिल्स। उसने किस तरफ इशारा किया? पॉइंट की तरफ, एक छोटे से स्याह नुक्ते की तरफ, क्योंकि वो बहुत दूर था इसलिए उसने उसकी तरफ किया, जो कि उसकी जहाँ तक नज़र जा रही थी उनके चारों तरफ पहाड़ थे, उनके उससे उसकी जिधर नज़र जा रही थी वहाँ पे उसको दूर में एक चीज़ नज़र आई। दूर होने की वजह से वो सिर्फ उसको ब्लैक नज़र आ रही थी, तो उसने उसको कहा कि ये क्या है? कैरिबो, बारहसिंगा। द अदर मैन हु हैड द बेस्ट विजन ऑफ द 3। कहते हैं कि जो दूसरा आदमी था, जो हम तीनों में से जिसकी अच्छी नज़र थी, लुक्ड स्टीडफास्टली एट द ब्लैक ऑब्जेक्ट फॉर अ मोमेंट। उसने एक लम्हे के लिए उस ऑब्जेक्ट की तरफ मुस्तकिल से देखा, एंड देन टर्न टू हिज कंपेनियन एंड सेड, वो अपने साथियों की तरफ मुड़ा और कहा, डैड कैरिबो वॉक ऑन 2 legs, कि ये जो कैरिबो है ये 2 टांगों पे चलते हैं। Sure enough, close scrutiny confirmed his quick perception that this was not a caribou but an Eskimo। तो उसने जब वो देखा तो उसने जल्दी से अंदाज़ा लगा लिया कि वो कैरिबो नहीं है बल्कि ये एस्किमो है। एस्किमो क्या होते हैं? वो लोग जो सर्द इलाकों में रहते हैं, छोटे कद के। Some other 2-legged caribou joined the first until 5 figures were outlined against the sky। उसने कहा सम अदर्स के कुछ और भी 2 legs कैरिबो वहाँ पे हैं, तो यहाँ तक कि जो 5 फिगर्स लोग थे वो सामने आ गए उसके, ठीक है। देन दे एडवांस टूवर्ड्स अस इन अ बॉडी, तो वो तमाम जो थे मिलकर एक दूसरे के साथ आगे को बढ़े। आई सेंड द 2 बॉयज़ फॉर देयर राइफल्स, मैंने 2 आदमियों को जो है राइफल्स के लिए भेजा। एंड द 3 of us एडवांस टू मीट देम, और हम में से जो 3 थे वो हम आगे बढ़े उनसे मिलने के लिए। आई वॉज इन द लीड एंड बिहाइंड मी केम अ लिटिल आर्मी ऑफ 2। कहता है कि मैं उसमें आगे था, लीड कर रहा था, और मेरे पीछे मेरी छोटी सी आर्मी थी, मतलब जो कि 2 लोगों पर मुश्तमिल थी। एज द एस्किमो नियर्ड अस, जैसे ही वो हमारे नज़दीक आए, वो कुड सी, हम देख सकते थे, दे वर ऑल आर्म्ड विद बो एंड एरो, कि उन तमाम ने, वो तमाम जो थे वो हथियार से लैस थे। उनके पास क्या थे? बो एंड एरो, तीर कमान थे, ठीक है। दिस बिगन टू लुक लाइक अ टिकलिश सिचुएशन। कहते हैं कि ये शुरू में जो थी वो बहुत नाजुक सूरत हाल लग रही थी। टिकलिश की ऐसी सूरत हाल जो बमुश्किल से मिली हुई थी, अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते तो मामला गड़बड़ हो सकता था। वी हैड नो वे ऑफ नोइंग वेदर देयर इंटेंशंस वर फ्रेंडली और हॉस्टाइल। हॉस्टाइल कहते हैं दुश्मनी। कहते हैं कि हम नहीं जानते थे कि क्या उनके इरादे जो हैं, इंटेंशंस, इरादे, वो दोस्ताना है या दुश्मनाना, ठीक है। सर्टेनली दे वर इक्विप्ड फॉर वॉर, यकीनन वो जो लेस वो क्या थे, मतलब इक्विप्ड थे, वो किसी जंग के लिए ही थे, कि मतलब उनके पास तीर कमान था तो वो जंग के ही लग रहा था। However, there was nothing to do but meet them face to face। तो कहते हैं ताहम हमने कुछ भी नहीं किया, बस हम उनसे फेस टू फेस मिले। The 2 parties proceeded to within about 15 paces and then halted। दोनों पार्टीज़ जो थी वो एस्किमो और ये दोनों जो थी ये तकरीबन 15 कदम के फासले पर आई और वहाँ पे रुक गई। आई देन टर्न टू माई आर्मी, मैं अपनी आर्मी की तरफ टर्न हुआ। एंड इंस्ट्रक्शन दैम ऑस्टेंशियसली टू थ्रो द राइफल ऑन द ग्राउंड। कहते हैं कि मैंने फिर अपनी आर्मी को जो है वो ऐसे इशारे से जो वाज़ह तौर पर सबको नज़र आए, ठीक है, इसको कहते हैं। तो उसने ऐसे इशारे दिए जो सबको नज़र आए, दोनों पार्टीज़ को, कि उन्होंने कहा कि तुम अपने जो राइफ़ल्स हैं, अपने जो कमान है वो ज़मीन में फेंक दो। आई देन टर्न टू द एस्किमो, उस इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो एस्किमो की तरफ टर्न हुआ। देयर लीडर सीइंग द पैसिफिक मूव इमिटेटेड इट बाय टर्निंग टू हिज फॉलोअर्स एंड अटरिंग अ कमांड। ये आपकी RTC वाली लाइन भी है, इसको आपने गौर से देखना है, इसी से हमारे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी होंगे। उनका जो लीडर था एस्किमो का, उसने भी इस पैसिफिक मूव को, मतलब के मामलात को ठंडा करने वाले जो एक्शन होते हैं उन जो उसने किया, इमीडिएटेड
मतलब उसको मामलात को देखा, इमिटेटेड इट बाय टर्निंग टू हिज फॉलोअर्स, उसने भी वैसे ही किया जैसे कि एमंडसन ने किया, वो भी अपने फॉलोअर्स की तरफ टर्न हुआ और उनको इंस्ट्रक्शन दी, एंड अटरिंग अ कमांड और इंस्ट्रक्शंस दी। दे ओबेड बाय थ्रोइंग देयर बोज एंड एरोज ऑन द ग्राउंड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने जो बो और एरो थे वो ज़मीन पर फेंक दिए। आई वॉज आर्म एंड एडवांस टूवर्ड्स दैम, कहता कि मैं अनआर्म था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं आगे उनकी तरफ बढ़ा। द एस्किमो लीडर आल्सो कम आउट अलोन, जैसे मैं आगे अकेला बढ़ा तो उनका जो लीडर था वो भी जो था वो अकेला आगे को आया। इट इज़ रिमार्केबल how accurately two men can communicate. We do not speak a word of a common language and whose whole experience of life seems utterly separated from each other. अब वो कहता है कि ये कितनी ज़बरदस्त बात थी कि दो आदमी ऐसे कि जो एक दूसरे के साथ बोल कर नहीं कम्युनिकेट करे, बातचीत नहीं करे, और उनकी लैंग्वेज भी एक दूसरे के जैसी नहीं है, मतलब कुछ भी तो उनमें कॉमन नहीं था, ना रहन सहन ना लैंग्वेज, वो सर्द इलाके के लोग, ये कहाँ, ये इधर के लोग। और कहते हैं कि उनका जो पूरा एक्सपीरियंस था वो भी हमसे टोटली जो था वो डिफरेंट था। एक्सप्रेशंस ऑफ द फैक्ट्स, जो हमारे तासुरात थे, एक्सप्रेशंस थे, फैक्ट काउंटिंग के नोट्स, सर को हाँ में लाना एंड शेक ऑफ द हेड्स, और सर को नफ़ी में मिलाना, जेस्चर्स एंड टोन्स ऑफ द वॉइस, हमारी आवाज़ के जो उतार चढ़ाव होते हैं, कन्वे मीनिंग को कन्वे करने के विद एस्टोनिशिंग एक्यूरेसी, के मतलब कि बिल्कुल उनसे डिफरेंस थे, और वो हमारे जो ये सारे जेस्चर्स थे वो समझ रहे थे। बाय दीज मीन्स, इन इशारों के साथ, आई क्विकली कन्विंस द एस्किमो लीडर, मैंने इन इशारों के साथ, कहता है ये जो ऊपर सारे गेस्टर्स जो उन्होंने बताए, इन इशारों के साथ वो कहते हैं मैंने जल्दी से एस्किमो का जो लीडर था उसको अपना कन्वे किया मैसेज, एंड आई विश टू बी हिज फ्रेंड, और मैंने उसको कहा कि ख्याल किया कि हम फ्रेंड हैं। एंड ही रेसिप्रोकेट माई विश, और उसने भी अपना रेसिप्रोकेट मतलब ऐसे ही किया जैसे मैंने किया, जैसे उसने अपना ख्याल किया कि हम फ्रेंड्स हैं, उसने भी वैसा ही किया। सून वी आर ऑल फ्रेंडली एंड आई इन्वाइटेड दैम डाउन टू आवर शिप्स, और कहते हैं कि जल्द ही हम जो थे वो फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंडली हमारा रवैया हो गया, और मैंने उसको अपने शिप पर आने की दावत दी। ठीक है, ये इतना ही उसने अपना एक्सपीरियंस बयान किया हुआ है। इन जून 1928 में एज 55, एमंडसन वाज ट्रैवलिंग इन अ प्लान ऑन अ रेस्क्यू मिशन। अच्छा, वो कहाँ गया एमंडसन जो था 55 की एज में 1928 में, किसी की रेस्क्यू मिशन मतलब किसी की बचाने के लिए वो कहीं पे गया। मैन ही डिसअपीयर, जब वो वहाँ पे गायब हो गया। एमंडसन एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू वॉज नेवर सीन अगेन, फिर उनके बाद एमंडसन और उसके क्रू को दोबारा नहीं देखा। मतलब उनकी कैसे डेथ हुई, वो कैसे गायब हुए, ये किसी को भी नहीं पता। बस उन्होंने उस जून 1928 के बाद उसको, एमंडसन को और उसके जो क्रू है, उसके जो अमला था, उसको नहीं देखा। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन होगी आपको ये रीडिंग की है हमने, आई होप आपको समझ आ गई होगी। हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आप इसको एक बारी दोबारा रीड आउट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।